जय हिंद एवरीवन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 30, जिसमें हम कर रहे हैं एमपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जामों में होने वाले इंपॉर्टेंट। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आया है प्रीवियस ईयर में, कमाइच किस राज्य के मंगनियार समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये है राजस्थान का। कमाइचा पश्चिम बंगाल के मगनियार समुदाय द्वारा बजाया बजाया जाने वाला एक धनुषाकार तरवाला लोक वाद्य यंत्र है, जो मुख्य रूप से आम की लकड़ी से बनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ से है और किस लकड़ी से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई यूएस की जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी की ऊंचाई से लगभग कितनी है? आपको पता होगा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो यूएसए में है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है अपने गुजरात में है। तो ये लगभग उसकी दोगुनी है। मतलब अपनी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ी है ना, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, जबकि न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई लगभग जो है 93 है ना। तो लगभग दुगनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्थव्यवस्था खालिस्तान एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है, जिसमें इसकी गणना में वर्तमान मूल्य शामिल होते हैं। तो उसमें जो होते हैं शामिल वो है नाम मात्र की जीडीपी। नॉमिनेट ये नाम मात्र की जीडीपी जिसको बोलते हैं। जीडीपी की गणना चालू वर्ष की बाजार कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक जीडीपी जो है उसकी गणना जो है स्थिर या आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है। तो अपना आंसर आ जाएगा नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईएनएस जो है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक एलन एक्टिवियम ह्यूम, जिनको अपन बोलते हैं एओ ह्यूम, द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो कि कहाँ हुई थी? बॉम्बे में इसकी पहली बैठक हुई थी, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। 1885 में ये एओ ह्यूम, इनका पूरा नाम अगर पूछेगा तो क्या आएगा? ऑक्टिवियम ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होने वाले हैं ये इतिहास के अनुसार। वर्ष जो है 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की कितनी थी? तो इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया था 1867 में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपए थी। तो आप 1867 में देख सकते हो। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय का पहला राष्ट्रीय अनुमान लगाया था। वर्ष 1867-68 के लिए इसे 20 रुपए प्रति वर्ष बताया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो गहरा महासागर अगर बोला जाएगा तो वो आएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका सबसे गहरा बिंदु भी पूछ सकता है, तो उसको बताना है मेरियाना गर्त में स्थित चैलेंजर डीप है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्चता के लिए 7 वर्षीय 7 years वॉर 1756 से 1763 लड़ा गया था? तो ये किसके बीच था? ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि कहाँ हुआ था? भारत में लड़ा गया था, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध जिसको बोलते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 1763 मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच औपनिवेशिक व व्यापार के वर्चस्व को लेकर यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया वैश्विक संघर्ष था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन और सबसे फर्स्ट वाला जो वेद पूछेगा तो आपको बताना है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे दुनिया का और वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त शामिल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 10 मंडल और 1028 सूक्त। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी को गोल संख्या के मामले में किस भारतीय फुटबॉलर ने पीछे छोड़ दिया था? हाल ही के पहले का क्वेश्चन है ये, तो सुनील छेत्री आएगा इसका आंसर। बाकी अभी तो इम्पोर्टेंट है नहीं। और अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि 2026 में जो है क्या बोलते हैं, जो फुटबॉल हुआ है, फुटबॉल मैच हुआ है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में हुआ है, जिसमें स्पेन जो है जीत गया है अर्जेंटीना को हराकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये टोक्यो ओलंपिक है 2021, 2024 में भी हो चुका है, तो इसको आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। एक प्रसिद्ध एस्ट्रोटर्ड हॉकी स्टेडियम है। काहे का स्टेडियम है ये? हॉकी स्टेडियम, तो जो कि भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्वालियर घराने की विशेषता नहीं है?
तो ग्वालियर घराने की विशेषता देखा जाए, गाते समय आवाज़ को बहुत शक्तिशाली रखना, ये है। सीधे तान होने चाहिए, सही है। गमक का प्रयोग होता है, ये भी सही है। लेकिन जी ख्याल ध्रुपद आधारित नहीं होना चाहिए, ये गलत है ना, क्योंकि वहाँ यूज़ होता है। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना और इसकी जो गायकी है वो मुख्य रूप से ध्रुपद आधारित ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस शहर को पूर्व काल में सिपरी के नाम से जाना जाता था? तो सिपरी को जो है शिवपुरी, आपने देखा होगा जिला, जो कि अपने अ, उत्तर में स्थित है। शिवपुरी शहर को जो है ब्रिटिश काल में और इतिहास में सिपरी के नाम से जाना जाता है। यह सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। और आपको ध्यान में रखना है कि शिवपुरी को जो है सबसे ठंडा जिला भी अपने यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला शिवपुरी आएगा। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध बलोह जैन मंदिर स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बलोह पठारी क्षेत्र में विदिशा जिले में स्थित है, जो अपने प्राचीन जैन मंदिरों और मध्यकालीन स्थापत्य कला के ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना आंसर आ जाएगा विदिशा। मध्य प्रदेश का जो जैन मंदिर है वो है विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध निशानेबाज वर्षा बर्मन को किस वर्ष प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रसिद्ध जो निशानेबाज कौन है? वर्षा बर्मन, जो कि 2013 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एशियाई खेलों की पदक विजेता भारतीय ट्रैप शूटर वर्षा बर्मन 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। क्वेश्चन 16, विश्व प्रसिद्ध स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो जो है वो है छतरपुर जिले में स्थित। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है ये खजुराहो का मंदिर। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये भी ध्यान में रखना है। 1983 में आई थी, विश्व धरोहर स्थल में जो है खजुराहो शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव पेंच राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक तो रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा आपको, भारतीय तेंदुआ देखने को मिल जाएगा, और सुस्त भालू जिसको बोलते हैं स्लॉथ बियर, ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिराफ जो है वो पेंच नेशनल पार्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जिराफ जो है प्राकृतिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये भारत के पेंच राष्ट्रीय उद्यान या किसी भी प्राकृतिक वन क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो ये है। क्वेश्चन 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के भारिया गोंड आदिवासी किस कलाकृति शिल्प में बेहद निपुण है? तो छिंदवाड़ा जिले से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो कि क्या है, बांस की वस्तु बनाने में जो है संपन्न है। आपने सुना होगा पातालकोट जो है सबसे निचली जगह है छिंदवाड़ा में। तो पातालकोट की अत्यंत पिछड़ी जनजाति, विशेषकर भारिया जनजाति जो है हस्तशिल्प, बांस की टोकरियां और पारंपरिक बांस उत्पादों के निर्माण में अत्यधिक निपुण है। तो बांस की वस्तुएं बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नवीनतम रोड मैप किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये नवीनतम रोड मैप है वो आया था नवंबर 2020 में। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में जारी किया था, जिसका उद्देश्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सुशासन हो गया, हेल्थ हो गई और एजुकेशन को सुधार करना है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा 2020। लॉन्च 2020 में किया था, लेकिन जारी जो किया था वो किया था 2023 में। तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है पहला। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित RNA की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा अंकों के आधार पर नौकरी देने का निर्माण देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2O। जल एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र जो है H2O। तो अपना आंसर आ जाएगा H2O, जो कि जल का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा बाहरी पारदर्शी भाग आंख के आंतरिक अंगों को घटनाओं और बाहरी चोटों से बचाता है? तो नेत्र की अगर बात करें हम तो कॉर्निया। कॉर्निया जो है आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो प्रकाश को मोड़ती है और आंख की आंतरिक रचनाओं को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। तो अपना आंसर आ जाएगा कॉर्निया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कचरा, सीवेज और मानव अपशिष्ट जल स्रोतों में मिल जाते हैं तो यह जल को दूषित करके क्या पैदा करते हैं? तो ये जल प्रदूषण होता है। जब आपने देखा होगा जल में जो है अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं तो वो उससे जल प्रदूषण होता है। जैविक अपशिष्ट और कचरे का जल स्रोतों में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है, जिससे हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारी भी फैलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारी जो है जल प्रदूषण के कारण होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री, जिसको बोलते हैं मोनोकोट, पौधों की विशेषता नहीं है? तो ये मूसलाधार जड़ तो है, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास ये है, त्रैमासिक फूल ये है, लेकिन मूसला जड़ ये जो है नहीं है।
मूसलाधार तंत्र जो है द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता है, जिसको डाइकॉट बोलते हैं। एक बीजपत्री जो पौधों में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ का शरीर खंडों में बटा होता है। इसके शरीर में लगभग कितने खंड होते हैं? तो इसके केंचुए जो है एनीलिडा संघ का एक विखंडित कृमि है, जिसके लंबे और बेलनाकार शरीर में लगभग 100 से 120 छोटे छल्लेदार खंड पाए जाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा लगभग 100 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक रेशे का धागा स्टील के तार से भी अधिक मजबूत माना जाता है? तो ये माना जाता है नायलॉन। नायलॉन का जो धागा है वो सिंथेटिक रेशे से भी अधिक मजबूत माना जाता है। नायलॉन एक बहुत ही मजबूत पॉलीमाइड रेशा है। समान मोटाई का नायलॉन का धागा जो है स्टील के पतले तार से भी अधिक मजबूत होता है। तो आप ध्यान में रखना, स्टील के पतले तार से भी अधिक जो है मजबूत होता है। इसलिए इसका उपयोग जो है पैरासूट, पैराग्लाइडिंग और रस्सियों में होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के बर्तन या धातुओं से कॉपर ऑक्साइड की क्षारीय परत को हटाने के लिए किस हल्के रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है क्षार लग जाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं जो है तांबे के बर्तन, तो उसमें अगर अपन कुछ अम्ल का यूज़ करें तो उसको साफ किया जा सकता है। तो सिरका, विनेगर जिसको बोलते हैं, सिरका, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तांबे पर जमा कॉपर ऑक्साइड जो हरा और कालापन होता है, क्षारीय होता है, इसे साफ करने के लिए सिरका या नींबू का रस का प्रयोग किया जाता है। इसे जो है घोलकर चमका देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रणालियों में प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कौन से अणु आपस में एक साथ जुड़ते हैं? तो ये जो जुड़ते हैं वो है एमिनो एसिड। प्रोटीन का निर्माण हम एमिनो एसिड की इकाइयों से मिलकर जो है बहुलक बनाते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। पेप्टाइड बंधों के माध्यम से कई एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन की जटिल संरचना बनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो प्रोटीन है वो किसके बहुलक है? तो एमिनो एसिड के बहुलक है। एमिनो एसिड ही आपस में जोड़ते हैं, बहुलक बनाते हैं, तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर और सर्वेक्षण में वाटर पास का मुख्य उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो होता है वाटर पास या स्पिरिट लेवल का उपयोग सर्वेक्षण और निर्माण कार्य में दो सतहों के बीच क्षैतिज समतलता या ऊंचाई का अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एक संदर्भ बिंदु से दूसरे बिंदु तक समतलता या ऊंचाई के अंतर को मापने के लिए जो है इंजीनियरिंग व सर्वेक्षण में वाटर पास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु कोशिकाओं द्वारा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का उपयोग श्वसन में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? ग्लूकोज। कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जिसका क्या है रासायनिक सूत्र C6H12O6। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, का विघटन होकर जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का आयतन अनुसार प्रतिशत लगभग कितना है? तो ऑक्सीजन गैस का लगभग जो है 21% सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन 78% और फिर 1% में जो है अन्य गैसें आती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कम घनत्व के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या ऊतक साधारण एक्सरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देती? तो स्पष्ट किस में दिखाई नहीं देती? मांसपेशियों में। एक्सरे मुख्य रूप से सघन संरचना जैसे हड्डियों से रुकती है और सफेद दिखती है, जबकि मांसपेशियों और कोमल ऊतक एक्सरे किरणों में आसानी से पार होने देते, जिससे भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। तो आपको हड्डी या ट्यूमर या टीबी विंड तो दिख जाएगा, लेकिन मांसपेशियां जो है एक्सरे में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, उसकी कमी से जो है देखने को आपको मिल सकता है स्कर्वी रोग, जिसमें क्या होता है? मसूड़ों में खून आना और घावों में देर से भरना। तो खट्टे पदार्थ की कमी के कारण ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर ये सीधे चले जाए, मतलब खुरदुरी सतहों या अनियमितता के कारण टकराने वाली परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखरे जाती है, जिससे विसरित परिवर्तन कहते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा विसरित परावर्तन। निम्नलिखित में से किस तत्व की सामान्य संयोजकता नहीं होती? सामान्य संयोजकता दो नहीं होती पूछा है। तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन द्वितीयक प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक वैकेंसी जो है बैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, जबकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 या 5 होती है। तो आपको या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 जो है छोड़ेगा, ये इस 5 लेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर बीच बीच में आवाज़ आती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।